हवेली की दहलीज पर शाम का अंधेरा गहरा होने लगा था। आसमान पर काले बादल छा गए थे, जैसे किसी अनहोनी का इशारा दे रहे हों। अरमान अपने कमरे में बैठा अभीरा के केस से जुड़े कागजात पर नजरें जमाए हुए था। इसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, दिल की धड़कनें तेज। हर सफ़े पर कोई ना कोई उलझी हुई गुत्थी थी जिसे सुलझाना आसान नहीं था। तभी अचानक इसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर जगमगा रहा था, चंडीगढ़ से कॉल। पहले तो अरमान ने अनदेखा करना चाहा, मगर दिल के किसी कोने ने इसे ये कॉल उठाने पर मजबूर कर दिया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अरमान ने थके हुए लहजे में कहा। दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज आई, मेरा नाम मंटू मल्होत्रा है। आप वकील अरमान हैं ना? प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरे शौहर को गलत केस में फंसा दिया गया है। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मेरी पूरी दुनिया बखर जाएगी। अरमान ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में बोला, देखिए, मैंने बहुत पहले ही वकालत छोड़ दी है। अब मैं सिर्फ अपने घर का एक आखिरी केस लड़ रहा हूं। इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए इस पेशे से दूरी बना लूंगा। लेकिन मंटू हार मानने वालों में से नहीं थी। इसकी आवाज में बेबसी भी थी और जिद भी। अरमान जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं। मेरा बेटा रोज मुझसे पूछता है कि पापा कब लौटेंगे। मैं इसे क्या जवाब दूं? इसने अपनी किताबें छोड़ दी हैं, स्कूल जाना बंद कर दिया है। मेरी दुनिया टूट रही है। आपसे गुजारिश है, मेरी पुकार को टिकराई मत। ये सुनकर अरमान का दिल किसी अजीब सी कसक से भर गया। इसके कानों में मारा की आवाज गूंज अलिफाटे, अरमान अंकल, अभीरा आंटी कब लूटेंगी? आपने वादा किया था ना कि आप उन्हें बचाएंगे। अरमान की आंखें नम हो गईं। शायद यही वो लम्हा था जब इसकी रूह ने इससे कहा, तुम्हें सिर्फ अपने खानदान के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए लड़ना होगा जो बेगुनाह हैं, जिनकी आवाज दबा दी गई है। इसने गहरी सांस ली और जवाब दिया, ठीक है, मैं फ़िलहाल बराह रास्त केस नहीं ले सकता, लेकिन चंडीगढ़ में मेरे कुछ रवाबित हैं। मैं उनसे बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि तुम्हारे शौहर को इंसाफ मिले। मंटू की आवाज में पहली बार उम्मीद की झलक आई। थैंक यू अरमान जी, आप मेरे लिए खुदा से कम नहीं हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल तूफान तो अब शुरू होना था। अगले ही दिन हवेली में अजीब सी हलचल मची हुई थी। दादीसा ने अरमान को डांटते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने घर के मामलात से बाहर मत पड़ो। अभीरा का केस ही हमारे लिए काफी मुसीबत है। अगर तुम और जगह दखल दोगे तो पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। अरमान ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, दादीसा, इंसाफ की कोई सरहद नहीं होती। अगर कोई बेगुनाह फंसा है तो क्या मैं आंखें बंद कर लूं? अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं अरमान रह ही नहीं जाऊंगा। ये सुनकर हवेली में सन्नाटा छा गया। लेकिन पीछे खड़ी तनीषा ने ये सब सुन लिया। इसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट फैल गई। इसने दिल ही दिल में कहा, अब मजा आएगा। अरमान की ये नई चाल मुझे अपना खेल और आसान बनाने का मौका देगी। चंडीगढ़ का केस आहिस्ता आहिस्ता हवेली की दीवारों तक दस्तक देने लगा। अचानक खबर आई कि मंटू मल्होत्रा का शौहर जिस केस में फंसा है, इसका ताल्लुक किसी बड़े माफिया से है, जिसका सीधा रिश्ता इसी शख्स से है जिसने अभीरा को फंसाया था। अरमान ये सुनकर दंग रह गया। क्या ये सब एक साजिश थी? क्या किसी ने जानबूझकर इसे इस चक्कर में फंसाया था ताकि वो अपने ही खानदान से दूर हो जाए? इस रात अरमान सो ना पाया। कमरे में टहलते हुए इसके दिमाग में बार बार वही सवाल गूंजता रहा, क्या मंटू मल्होत्रा सच बोल रही है या ये सब एक बड़ा जाल है? इसी दौरान अभीरा भी जेल में बेचैन हो रही थी। इसने अपने वकील से सुना कि अरमान किसी नए केस में उलझ गया है। इसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या अरमान मुझे छोड़ देगा? क्या वो मुझे अकेला छोड़कर किसी और के लिए लड़ेगा? लेकिन इसकी रगों में भी वही जुनून था। इसने जेल की सलाखों से ही अरमान को एक चिट्ठी लिख भेजी। अरमान, अगर तुम किसी और की मदद कर रहे हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन याद रखना, इंसाफ अधूरा नहीं होना चाहिए। अगर मंटू का शौहर बेगुनाह है तो इसे भी बचाना जरूरी है। बस एक वादा करो, मुझे कभी मत भूलना। ये चिट्ठी पढ़कर अरमान का दिल और भी टूट गया। इसे एहसास हुआ कि अब वो सिर्फ एक वकील नहीं बल्कि कई जिंदगियों का सहारा बन चुका है। लेकिन असल मोड़ तो तब आया जब अरमान ने पता लगाया कि मंटू मल्होत्रा का शौहर जिस केस में फंसा है, इसमें सबूत गवाही दे रहे हैं कि असल मुजरिम कोई और नहीं बल्कि
तनीशा है। अरमान की आंखें फटी रह गईं। अगर ये सच था तो तनीशा ने न सिर्फ अभीरा को फंसाया था बल्कि मिंटू के शौहर को भी। इसका मतलब ये था कि पूरा खेल इसी ने रचाया था। अब अरमान के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो तनीशा को बेनकाब करे और ख़ानदान की बुनियाद हिला दे, या फिर वो चुप रह कर सबकी हिफाजत करे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए हवेली में राज और गहरा होता गया। एक रात अचानक हवेली की बिजली चली गई। अंधेरे में किसी ने अरमान के कमरे में घुसकर उसके सारे कागजात जला दिए। अरमान ने जब जलते हुए औराक देखे तो समझ गया, कोई नहीं चाहता कि मैं ये केस लड़ूं। लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। इसने फैसला कर लिया कि चाहे कितनी ही मुश्किलात आएं, वो इस जाल को तोड़कर ही रहेगा। कहानी अब इस मकाम पर पहुंच चुकी थी जहां हर कदम पर मौत का साया मंडला रहा था। अरमान ने मिंटू से मुलाकात की और इसे सच बताया, तुम्हारे शौहर को जिस केस में फंसा गया है, इसके पीछे वही लोग हैं जो मेरी अभीरा की जिंदगी तबाह करना चाहते हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारे शौहर की नहीं रही बल्कि हम सब की है। मिंटू की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उनमें एक नई चमक भी थी। इसने कहा, अगर आपको लड़ना है तो मैं आपके साथ खड़ी हूं, चाहे जो हो जाए। आने वाले एक साथ में काफमिमरे अदालत का ड्रामा होगा। हवेली की दीवारें सच और झूठ की टुकर से हलगी। दादीसा का गुस्सा, मारा की मासूमियत, अभीरा की उम्मीदें और तनीशा की साजिशें सब मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा करेंगी जिसकी गूंज पूरे खानदान को तोड़ सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या अरमान इस बार वाकई वकालत को दोबारा अपनाएगा, या फिर ये जाल इसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है बल्कि अब असल खेल शुरू होगा। क्योंकि मिंटू का फ़ोन कॉल सिर्फ एक मदद की पुकार नहीं था बल्कि एक ऐसे राज का दरवाज़ा था जो सबकी जिंदगियां बदल देगा।